तो हम पैंडास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देयर आर सम ऑप्शन, सम ऑपरेशंस इन पैंडास, ठीक है। हम पहले ऑपरेशंस को सर देखेंगे, देन उसके बाद जो मैंने प्रोजेक्ट दिया था, लाइक उसमें हम सिर्फ पैंडास का ही देखेंगे, मशीन लर्निंग पे तो नहीं जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ईडीए करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑपरेशंस में, तो सर या सर मेरे को दो चीज़ें पूछनी थी। हाँ जो हमने पांडा जब स्टार्ट करा था उसमें जब हमने वो डेटा फ्रेम पढ़ा था, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, हाँ हाँ। तो सर मैं उसके बारे में पढ़ रहा था। सर ये मेथड क्यों नहीं है? वहां पे लिखा था कि एक फंक्शन होता है। देखो पीडी में क्या है, पीडी एक लाइब्रेरी है, पांडास जो है एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरीज के अंदर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। मेथड्स क्या होता है मेथड्स होते हैं किसके बेस पे, ऑब्जेक्ट बेस पे। जो ऑब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं वो होते हैं मेथड्स। लेकिन फंक्शंस को जो पैकेज में क्या होता है, पैकेज में फंक्शंस भी हो सकते हैं और मेथड भी हो सकते हैं। तो डेटा फ्रेम जो एक फंक्शन है, जब हम किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने बना था लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो लिस्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स होते हैं। ओके सर। और सर एक और चीज़ पूछनी थी। जैसे हमने पिछली वाली क्लास में डिक्शनरी से बनाया था, हाँ, डेटा फ्रेम बनाया था। तो आप एक बार वो एन डायमेंशनल अरे से एक बार बना के दिखा दें कोई एग्जांपल, क्योंकि उसमें शायद कोई कंडीशन है कि वो शेप सेम होना चाहिए। किसमें? हम एन डायमेंशनल अरे नमपाई अरे से भी बना सकते हैं ना एक डेटा फ्रेम। हाँ, वी तो कैन। उसमें कुछ कंडीशन होती है, तो कि लेंथ सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, तो वो समझ नहीं आ रहा था। एक एग्जांपल से अगर आप बता दें। ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ, मैंने कभी किया नहीं है लेकिन चेक कर सकता हूँ मैं। नंपाई, तो पता है क्या होगा उसमें, क्या है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है ना, जब नंपाई अरे बनाएंगे तो शेप सेम होनी चाहिए, लाइक नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। अदरवाइज क्या, जैसे ब्रॉड या तो ब्रॉडकास्टिंग होगी उसमें। फिर देखो, जैसे इसमें ये एग्जांपल है, इसमें क्या एक नंपाई एरे बनाया है, एरे करके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाल दिए हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब में सेम रखे हैं, क्योंकि हमें क्या है, हमें शेप मैच करानी है। अगर हम मान लो, अगर एक ट्राई करते हैं इसको ही, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है बस, अगर मैं शेप और डिफरेंट लूँ। कैनवास को इंपोर्ट करा के लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे इन्होंने पहले क्या बनाया है, नंपाई एरे बनाया है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रखे हैं सब में। तक इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जितने हमारे वैल्यूज है उतने ही इंडेक्स रखने पड़ेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि इंडेक्स क्रिएट, इसमें क्या है, पेंडास में क्या है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स अपने आप आ रहे थे, लेकिन हमें नंपाई में क्या होगा, इंडेक्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो मतलब कि नंबर ऑफ इंडेक्स भी सेम होनी चाहिए जितने नंबर ऑफ रोज होंगी हमारी। ठीक है। देन नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम सेम होनी चाहिए जितना हमारा नंबर ऑफ वो है, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, क्योंकि ये वैल्यू एक कॉलम में जा रही होगी। और इसको एक वो करते हैं, देखो मतलब कि मान लो मैंने ये नंपाई अरे डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये नंपाई इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी। छोड़ो। ठीक। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं नंबर ऑफ जो इंडेक्सेस वैल्यू है, इंडेक्सेस वैल्यू को कम रखता हूँ, तो मुझे एरर देगा। ये तो एक लिस्ट बन के आई है, लेकिन जब फाइनल डेटा फ्रेम बनाएंगे ना, तो इंडेक्स वैल्यूज भी देनी पड़ेगी हमें नंपाई से। पर उसमें क्या होता था पांडास में, जब हम किसी भी उससे, वो अपने आप डिफॉल्ट ही रो इंडेक्स बना देता था उनका। समझ रहे हो? तो हमें इसमें इंडेक्स की वैल्यूज देनी पड़ेंगी और कॉलम वैल्यूज भी देनी पड़ेंगी। इसको ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि
देखो, शेप ऑफ द वैल्यू 7/3 है और इंडेक्सिस की वैल्यू क्या है 6/3, यानी कि हमें एक इंडेक्स वैल्यू देनी ही पड़ेगी, इसलिए एरर देता है। समझ में आया या नहीं आया अभी? नहीं सर, आ गया। देखो, डेटा फ्रेम में क्या होता है, हम इंडेक्स वैल्यू क्या है, या तो हम प्रोवाइड कराएं अपनी तरफ से तो उसको कंसीडर करेगा, या फिर हम वो बाय डिफॉल्ट अपने आप 0 1 2 3 इंडेक्स वैल्यू देता है, रो इंडेक्स देता है। ठीक है, अगर हम नमपाई से बनाएंगे तो नमपाई से क्या होगा, हमें इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी अपनी तरफ से। एक काम और करके देखते हैं, इसमें इंडेक्स वैल्यू को देते ही नहीं है। तो देखते हैं, अब देखो बाय डिफॉल्ट दिया है। अब चल रहा है क्योंकि इंडेक्स वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या है कि हम एक इंडेक्स वैल्यू कम दे रहे हैं। अब मान लो मैं कॉलम्स ही ना दूं, कॉलम कॉलम की कोई वैल्यूज ही ना दूं। सॉरी, देखो कॉलम की वैल्यूज भी बाय डिफॉल्ट देगा फिर ये। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही वैल्यूज देनी पड़ेंगी हमें, नंबर ऑफ रोज भी उतनी देनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतने देने पड़ेंगे। अगर तुम कुछ नहीं प्रोवाइड कराओगे, नंपाई एरे से भी डायरेक्ट बना लोगे, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज देगा ये। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट किसी को? नमपाई पांडा से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? तो देखो, ये टेक्स्ट है, इसको पढ़ते हैं पहले। एक हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एन FMCG कंपनी P&G found that sales of their best selling items are affected by the weather and rainfall trend। मतलब कि जो कंपनी है उसकी जो सेलिंग आइटम्स हैं उनका ट्रेंड अफेक्ट होता है जब वेदर वेदर कंडीशंस पे। फॉर एग्जांपल, द सेल्स ऑफ द टी इंक्रीज विद व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो उनका जो टी की सेल है वो इंक्रीज होती है। सनस्क्रीन सोल्ड ऑन द डे व्हेन इट इज लीस्ट लाइकली टू रेन। सनस्क्रीन तो आप सोल्ड होती है जब रेन कम होती है एंड स्काई इज क्लियर। They would like to check whether the weather pattern play a vital role in the sales of the certain item। वो चेक करना चाहते हैं कि भाई कि जो सेल्स, जो कुछ आइटम्स है उनकी सेल उससे इफेक्ट, क्या बोलते हैं, कोई पैटर्न है क्या वेदर से, कि क्या अफेक्ट होता है, सेल्स कैसे अफेक्ट होती है वेदर कंडीशन से। Hence the initial experimentation they would like you to forecast the weather trend in upcoming days। और इसके बेसिस पे ये क्या वेदर कंडीशन को फोरकास्ट करना चाहते हैं कि भाई कुछ डे में, अगले डे जैसे कि आज है, कल क्या वेदर होगा। तो फोरकास्ट करना चाहते हैं वेदर कंडीशंस को। द टारगेट रीजन ऑफ दिस एक्टिविटी इज ऑस्ट्रेलिया। जो टारगेट एक्टिविटी है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन है। अकॉर्डिंगली दिस एक्सरसाइज विल बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड क्लीनिंग द वेदर डेटा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रीजन अवेलेबल। तो जो हमारी अभी सबसे पहले देखो, डेटा साइंस में क्या होता है, 80% टाइम जो जाता है वो डेटा को क्लीन करने में जाता है, एनालिसिस और क्लीन करने में। क्योंकि जो हमारा जो रियल लाइफ में डेटा आता है ना, वो ऐसा नहीं मिलता हमें कि डेटा फ्रेम में मिल गया, सारी वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है। ऐसे कभी नहीं होता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम जाता है डेटा को क्लीन करने में। तो जो हम ये एक्टिविटी करेंगे यहाँ पर, डेटा को क्लीन करेंगे, कैसे करते हैं? सेम, पहले तो हमने पेंडास को इंपोर्ट किया, देन हमने ये वेदर डेटा है जो कि CSV फॉर्मेट में है, सेम फोल्डर में। अगर फोल्डर अलग होता तो हम पूरा पाथ प्रोवाइड कराते इसका। और हेडर इज इक्वल टू 0, हेडर को हमने 0 माना है। ठीक है, इसको मैं, ये हमारा वो था। अब फर्स्ट 5 वैल्यूज चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डेटा ये है, डेट, लोकेशन, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, evaporation, सनसाइन, विंड गेस्टर डायरेक्शन, विंड गेस्टर स्पीड्स। तो इसकी डेटा डिक्शनरी ये है। डेट करोगे, द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड वाज टेकन। लोकेशन क्या है, द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग, कि हमने कहाँ पे, लोकेशन क्या है, कहाँ से ये इसको रिकॉर्ड किया है।
मिनिमम टेम्परेचर ऑन द डे ऑफ द रिकॉर्डिंग, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा है। रेनफॉल क्या है, रेनफॉल इन एमएम, कि कितना मिलीमीटर जो है रेनफॉल हुआ है। एवापोरेशन द सो कॉल्ड क्लास ए व्हेन वेपोरेशन, ये इन द 24 आवर टू 90 PM, कि जो जो हमारा बारिश हुई है उसमें से कितना मिलीमीटर जो है 24 आवर में कितना एवापोरेट हो गया और कितना बचा है, तो उसकी लेंथ दे रखी है। ठीक। सनसाइन, द नंबर ऑफ आवर ऑफ ब्राइट सनसाइन इन द डे, की सन। सॉरी एवरीवन, एक्चुअली मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रही है, हीट हो रहा है तो बंद हो जाता है हीट होके। अभी स्टार्ट करता है। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस यस। Yes, sir. तो हमने डेटा को रीड किया था, देन उसके बाद सर किया। सर आप ये डेटा अभी शेयर कर देंगे ताकि हम आपके साथ साथ ही इस पे वर्क करते जाएं, वो अलग से करना पड़ता है वरना फिर बाद में। ओके, शेयर करता हूँ आपके साथ डेटा, फाइल शेयर हो जाएगी इस पे। किसी को आइडिया, कोई फाइल कैसे शेयर सर करते हैं इस पे? व्हाट्सएप कर दीजिए। यहाँ पे तो सर लिंक शेयर होगा बस, सॉरी, अगर आपकी वॉइस ऑनलाइन है तो लिंक नहीं है एक्चुअली, मेरे लैपटॉप में है डेटा। मैं एक काम करता हूँ, गूगल ड्राइव पे डाल देता हूँ। हाँ हाँ, ओके वो सर। आप सर ड्राइव पे अपलोड कर दीजिए। और
5 स्टार। ऐसे नहीं जाएगा। कॉपी से सब्सक्राइब आ गया है। माय स्क्रीन विजिबल है ना वैसे? हाँ हेलो, यस सर। आई शेयर्ड, जस्ट चेक इट। डाउनलोडेड? यस सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो ये था डेटा डिक्शनरी, जो हमारी डेटा डिक्शनरी थी पूरे डेटा के बारे में। क्योंकि जब भी तुम्हें डेटा प्रोवाइड किया जाएगा तो तुम्हें डेटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए भाई कि एक्चुअली इस डेटा का हर एक कॉलम का मतलब क्या है। तो कभी भी जब भी तुम डेटा कहीं से भी अगर जैसे कि डाउनलोड करोगे ना किसी भी वेबसाइट से, क्योंकि बहुत ही पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट साइट्स हैं जो डेटा डेटा प्रोवाइड कराती हैं, तो उसमें आपको डेटा डिक्शनरी जरूर मिलेगी ताकि एक हर एक कॉलम के बारे में तुम्हें पता हो। तो उसे बोलते हैं डेटा डिक्शनरी कि एक एक कॉलम क्या क्या डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहले क्या है, फिल्टरिंग डेटा फ्रेम। हमें डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको हम कैसे फिल्टर करें। सबसे पहले आता है फाइंड द डेज विच हैड सन साइन मोर देन 4 आवर्स। सबसे पहले हमें वो डेज निकालने हैं जिसमें सनसाइन जो है जिसमें 4 घंटे से ज्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि दीज डेज विल इंक्रीज द सेल ऑफ द सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन की कब हो रही थी, जब जब सनसाइंस ज्यादा हो, 4 घंटे से ज्यादा हुआ, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उस डेटा को फिल्टर करेंगे तो उसमें क्या होगी, सनस्क्रीन की सेल्स ज्यादा होगी। तो पहले हमने डेटा की शेप चेक की, देन पहले चेक किया कि डेटा सनसाइन ग्रेटर देन किस में है, तो ये मुझे एक फॉल्स वैल्यू देगा। ठीक है, अब मैं इसी वैल्यू को अपने डेटा फ्रेम में प्रोवाइड कराऊं तो मैं उसको फिल्टर कर सकता हूं। कैसे, इसको ऐसे करते हैं, जो हमारा डेटा फ्रेम था, पहले डेटा फ्रेम का नेम, फिर ब्रैकेट, फिर मैं कंडीशन प्रोवाइड कराऊंगा। कंडीशन किस पे लगा रहा हूं मैं, सनसाइन कॉलम पे, एंड देन ग्रेटर देन 4। तो ऐसे फिल्टर करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड डेटा हो। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड डेटा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, एक वेरिएबल में सेव कर लूंगा, df सनसाइन करके। तो ये मेरा एक अलग डेटा फ्रेम बन जाएगा। और मैं इसको चेक करूं,
सनशाइन डॉट हेड। तो ये सारा वो डेटा होगा जिसमें सबकी वैल्यू, सनशाइन की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी। कोई डाउट इसमें? कैसे फिल्टर करते हैं डेटा को, रिक्वायर्ड डेटा को? अब मान लो कंडीशन आने लगे कि सनशाइन ग्रेटर देन 4 होना चाहिए एंड रेनफॉल जो विंड स्पीड मान लेते हैं, विंड गस्ट स्पीड जो है हमारी 30 से एबव होना चाहिए। तो मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगाते हैं इस केस में? तो मल्टीपल, अभी तक हमारी एक कंडीशन है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, एक एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड, फिर हम किसपे एंड ऑपरेटर लगाना है, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है हमें, विंड गैस स्पीड। तो डेटा कौन सा सिलेक्ट करना है, कॉलम विंड, ठीक है, क्या कंडीशनिंग, ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। तो ये हमें वो वैल्यू देगा। लेकिन इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है ये वाली। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग ब्रैकेट्स में देते हैं। उसको रीड नहीं कर पाता ये सही से, कंफ्यूज हो जाता है। जब हम इसको इसमें देंगे, अब रीड कर लेगा पूरा डेटा को। तो जब भी मल्टीपल कंडीशंस आए ना सिलेक्शन में, तो हमेशा ब्रैकेट यूज करना, हर वैल्यू, हर कंडीशन को एक ब्रैकेट में देना, ठीक। सर जैसे कि हाँ, सर ये जो कंडीशंस हम लगा रहे हैं हमें खुद से डिसाइड करनी होती है क्या कि हमें कौन सी वैल्यू पे चेक करना है, कौन से वेरिएबल को चेक करना है? हाँ देखो, अब मान लो तुमसे कोई, तुम्हारे पास कोई आया, तुमसे पूछा कि भाई मुझे डेटा चाहिए सनशाइन, मुझे सनशाइन की सेल देखनी है, तो तुम क्या सेलेक्ट करोगे सबसे पहले? तुम वही डेटा सेलेक्ट करोगे जिसमें सनशाइन ग्रेटर देन 4 होगा। मतलब कोई क्या कहने लगा कि अगर, जैसे कि हमारी कंडीशन क्या थी, फाइंड द डे विच हैड सनशाइन बिकॉज दीज डेज विल हैव इंक्रीज द सेल्स ऑफ सनस्क्रीन। अब तुम्हारे पास एक स्टेक होल्डर आया, तुमसे पूछा कि मुझे 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 अपने डेटा पे एनालिसिस करनी है कि मेरी सनस्क्रीन जो बिक रही है उस पे एनालिसिस करनी है। तो तुम क्या कहोगे, सनस्क्रीन कब बिकेगी? जब सनशाइन ज्यादा होगा। तो मैं एक कंडीशन लेकर चल रहा हूँ कि भाई जब सनशाइन एक दिन में 4 घंटे से ज्यादा होगा तो लोग तभी सनस्क्रीन यूज करेंगे। तो ये कंडीशन अपने आप से सोचनी पड़ती है और हमें अपने आप से प्रोवाइड करानी पड़ती है कि हमें कौन से डेटा पे काम करना है। फिर मैं वो डेटा सेलेक्ट करूंगा कि जिसमें सनशाइन ग्रेटर देन 4 होगा। अब मेरे पास वो डेटा आ जाएगा, फिर उसमें मैं ट्रेंड्स फाइंड करूंगा कि हाँ भाई ये चीजें थी, अब मैं इन पे काम करूंगा कि मैं उसमें ट्रेंड देखूंगा कि सेल्स किस दिन, जो सनशाइन का ग्रेटर देन 4 थी, कौन से दिन को सबसे ज्यादा थी, कितने आवर्स ज्यादा थी, दिन उसमें आइटम सेल कौन से दिन ज्यादा बेटर सेल हुई है, संडे को हुई है, सैटरडे को हुई है। वो सारे वो चीजें एक सोचनी पड़ती हैं, एक एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव से हमें सोचनी पड़ती है कि हमें क्या चीज सेलेक्ट करनी है। हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे ये है, ये क्या है, ये एक वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी। स्टेक होल्डर हमारे पास आएगा कि भाई ये चीजें हैं, मुझे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम करना है। लेकिन सोचना किसमें पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि भाई सेल्स किस किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि सेल की, टी की जो सेल्स हो रही है वो इंक्रीज हो रही है रेंज में, तो मैं रेंज के डेटा पे काम करूंगा। सनस्क्रीन की सोल्ड हो रही है किसमें, जब सनशाइन ज्यादा हो तो मैं उस पर काम करूंगा। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके सर, यस सर। अब देखो जिसमें द कोल्ड ड्रिंक सेल्स विल मोस्टली लाइकली इंक्रीज ऑन द डे विच हैव हाई सनशाइन। मतलब सनशाइन बहुत ज्यादा होगा, कोल्ड ड्रिंक की सेल कब इंक्रीज होगी, सनशाइन ज्यादा होगा, विंड स्पीड ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उस टाइम क्या होगा, लोग कोल्ड ड्रिंक पीना प्रेफर करेंगे। तो उस बेस पे हमें सोचना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें जो इसमें फैक्टर्स दे रखे हैं कौन कौन से अफेक्ट करेंगे। तो इसमें जैसे इसमें है डे विच हैव हाई सनशाइन ग्रेटर देन 5 एंड हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 35, यूज द फिल्टर ऑपरेशन टू फिल्टर आउट द दीज डेज। तो वो डे सेलेक्ट कर लेंगे। अभी फिल्टरिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, कैसे फिल्टर्स करते हैं। अब मान लो एक कंडीशन आने लगी मेरे पास कि मुझे वो डेटा सेलेक्ट करना है कि जो लोकेशन है, इसमें लोकेशन कौन 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 सी, मैं चेक करता हूँ है।
डेटा, इसमें इतनी सारी लोकेशंस हैं, तो मुझसे कोई पूछ नहीं लगा कि मुझे ना सिर्फ किस पे काम करना है, कोबर और मोरे पे काम करना है, ठीक है। तो मैं इसके डेटा को कैसे सेलेक्ट करूंगा, कोबर और मोरे, और कंडीशन आएगी तो हम बीच में क्या करेंगे, और कंडीशन डालेंगे और उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे डेटा। तो सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या होगी, तो मेरी लोकेशन है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, कोबर, और या तो कोबर हो लोकेशन या फिर मेरी लोकेशन क्या हो, मोरे। ठीक, ब्रैकेट्स में ये मेरा उसका डेटा मिल जाएगा। The truth value of a series is ambiguous. Ambiguous, पाइप ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है, ये आ गया। इसमें क्या है, पाइप ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और के लिए पाइप ऑपरेटर यूज किया है इसमें, इसका मतलब होता है और, ठीक है। तो ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं हम। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट किसी को, ओके। तो ये सिलेक्शन हम कर चुके हैं। अब आते हैं क्रिएटिंग न्यू कॉलम, कि हमें कोई न्यू कॉलम बनाना हो। इफ यू नोटिस, जैसे पढ़ते हैं, इफ यू नोटिस दैट द फिल्टरिंग डन इन द अर्लियर एग्जांपल डिड नॉट गिव प्रीशियस इंफॉर्मेशन अबाउट द डेज, द डेटा कॉलम सिंपली हैज द डेट्स। जो हमारा डेटा था इसमें सिर्फ डेट है। अब हमसे हमें डेट से बहुत सारी चीज निकाल सकते हैं, ईयर कौन सा है, डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, ये सारी चीजें हम डेट कॉलम से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये होता है डेट टाइम इंडेक्स। तो सबसे पहले हम डेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसका डेटा टाइप देखें, अभी अगर हम डेट का डेटा टाइप देखें, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबका डेटा टाइप चेक करने के लिए डेटा डॉट इन्फो। तो अभी तुम देखोगे डेट का क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट।
तो हमें क्या है, इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक स्ट्रिंग हुई, स्ट्रिंग से तो हम कुछ वैल्यू निकाल नहीं सकते डेट की। तो उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो इसका जो इंडेक्स डेटा टाइप है उसको हम चेंज करेंगे डेट टाइम में। तो उसके लिए कैसे करते हैं, pd डॉट डेट टाइम इंडेक्स, डेट टाइम इंडेक्स, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा डेट टाइम इंडेक्स में। अब मुझे इसमें से कुछ भी निकालना है, ईयर निकालना है, डॉट ईयर, ये मुझे ईयर्स दे देगा। अब मुझे ईयर का कॉलम ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, अपने डेटा में ईयर का कॉलम ऐड करना है, तो pd डॉट डेट टाइम इंडेक्स, डेट पास करेंगे, देन डॉट ईयर, तो मुझे ईयर दे देगा। अब ऐसे ही मुझे मंथ पास करना है, डेटा मंथ, pd डॉट डेट टाइम इंडेक्स। जैसे ही डॉट करके तुम टैब दबाओगे ना अपने उसमें, तो ये वैल्यूज दिखा देगा कि कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, और फिर एंटर दबा के वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। डेट डॉट मंथ, डे लेना हो, डॉट डे, ठीक है। अब तुम अपने उसको देखोगे, तो देखो मंथ, ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा, डे, डे 0, ये डे इसमें शायद 0 से स्टार्ट होता है, 0 संडे होता है, 1 मंडे होता है, सेकेंड 2 ट्यूसडे होता है, 3rd वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो हम ऐसे ना, ऐसे कॉलम बना सकते हैं। कॉलम बनाने के लिए क्या है कि लेफ्ट हैंड में जो भी वैल्यू हमें ऐड करनी है उसका नाम, देन उस पर जो भी ऑपरेशन करके हमें लेके आना, जो भी वैल्यू लेके आना उसको असाइन करनी है। तो हमें इसमें ईयर लेके आना था, मंथ लेके आना था, डे लेके आना था, तो सेम थिंग हम कर सकते हैं। अब कुछ भी कॉलम ऐड करना हो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब देखो, अब मुझे 2 कॉलमों की कैलकुलेशन करा के एक नया कॉलम बनाना है, ठीक है। मान लो कि किसी एक कॉलम पे कैलकुलेशन करके उसमें कुछ नया कॉलम बनाना है। जैसे कि मेरा जो टेम्परेचर है, ये शायद सेल्सियस में दे रखा है, तो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है। मुझे नहीं पता है कि फॉर्मूला सेल्सियस का है कि फ़ारेनहाइट का, आई डोंट नो। पर हाँ, इसने मतलब एक फ़ारेनहाइट से या सेल्सियस से कम पे वो करा है, इसने कन्वर्ट करा है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये सेल्सियस से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट किया है इसने। ये देखो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने के लिए इसने वही किया है। ये टेम्परेचर जो है, ये सेल्सियस में है टेम्परेचर, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया है। तो कैसे करते हैं, सीधा पहले क्या था कि लिस्ट में क्या था कि ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे हम एलिमेंट वाइज, लेकिन अब मुझे इस पे सारे रोज पे करनी, पूरी सीरीज पे करना है, तो हम सीरीज पे डायरेक्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। डायरेक्ट 9 इंटू मल्टीप्लाई देन 32, तो ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर देगा एक नया कॉलम के साथ, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब आती है हम लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन का कैसे यूज कर सकते हैं, अब यही चीज मैं फ़ारेनहाइट वाली अगर लैम्डा से करके दिखाऊं तुम्हें, डेटा मैक्स टाइम, ठीक है। तो लैम्डा को यूज कैसे करते हैं, जैसे कि मुझे किसी कॉलम पे वर्क करना है, लैम्डा सिंगल सिर्फ एक सीरीज पे काम कर सकता है, नहीं वो तो डेटा फ्रेम और सीरीज दोनों पे काम कर सकता है, लेकिन उसको यूज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो, पहले हम जिस पे मुझे काम करना है, जैसे मुझे मैक्स टेम्परेचर पे काम करना है, मैक्स टेम्प, ठीक है। उसके बाद मुझे अप्लाई करना पड़ेगा,
अप्लाई फंक्शन में क्या होता था, पहले मैंने बताया था, अप्लाई में दो चीजें जाती हैं, तो फंक्शन जाता है और वैल्यू जाती है जिसपे जो कि हमारा जिसपे अप्लाई करना, लेकिन डेटा फ्रेम में खाली सीरीज दी और उस पर अप्लाई फंक्शन लगा, तो इसमें हमें सिर्फ एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो फंक्शन क्या है, हम एक अनोनिमस, या तो हम अलग से फंक्शन बनाए यूजर डिफाइंड फंक्शन, या फिर हम लैम्बडा फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन का फंक्शन बनाना है तो हम सिर्फ लैम्बडा यूज कर सकते हैं। लैम्बडा एक्स, इसमें एक वेरिएबल देना पड़ता है। अब एक्स क्या होगा, इसमें जो एक एक वैल्यू है इसकी मैक्स टेम्परेचर की, तो फर्स्ट वैल्यू जो एक्स होगी ये होगी, सेकंड वैल्यू क्या होगी, ये होगी एक्स, थर्ड वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, फोर्थ वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो एक्स हर बार एक एक वैल्यू को उठाएगा ये और उसका ऑपरेशन करेगा। तो सीरीज, ये हर एक सीरीज की हर एक वैल्यू पे ऑपरेशन करेगा। तो एक्स पे मुझे क्या कराना है, मल्टी कराना है 9 × 5 + 32। तो एक्स मेरा जो सीरीज है वो एक्स है, एक्स, क्योंकि मैंने वेरिएबल एक्स ले रखा है, तो ये एक एक वैल्यू को उठाएगा और उस पर ऑपरेशन करेगा। अब मैं उसको दिखाऊं तो सेम वैल्यू आई लैम्बडा फंक्शन से। तो ऐसे भी हम, अगर हमें मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना एक एक वैल्यू पे, एक एक सीरीज के, और उससे नया कॉलम बनाना है, तो मैं लैम्बडा यूज कर सकता हूँ। अब जैसे देखो ये लैम्बडा फंक्शन का, लेट्स क्रिएट ए न्यू कॉलम विच हाईलाइट द डेज विच हैव रेनफॉल मोर देन 50 mm एंड रेनी डेज एंड द रेस्ट आर नॉट। ठीक है, तो मुझे एक कॉलम बनाना है नया कि जिसमें जो रेनफॉल है 50 mm से ज्यादा हुआ हो, तो उसे हमें रेनी डेज के बोलूंगा उसको। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ करते हैं, नीचे वैसे हो रखा है। देखो एक सीरीज को सेलेक्ट करने का एक ये भी तरीका होता है, या तो ब्रैकेट से सेलेक्ट कर लो या डॉट लगा के सेलेक्ट कर लो, बट डेटा अगर एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करोगे तो नहीं होगा, ये वर्क नहीं करेगा, सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है डॉट वाला मेथड। तो क्या किया, डेटा से हमने क्या रेनफॉल सेलेक्ट किया, अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा, एक एक वैल्यू को चेक करेगा ये लैम्बडा एक्स। अब मेरी एक एक्स वैल्यू आ गई जो कि यहां से सेलेक्ट होके आएगी, यहां से जो भी रेनफॉल होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं कंडीशन चेक करता हूं, इफ एक्स ग्रेटर देन 50 हो, अगर ये 50 से ज्यादा है तो जो इसका लैम्बडा में इफ फंक्शन की जो वैल्यू ट्रू वैल्यू होती है वो इसके बाद सबसे सबसे उसमें आएगी, सबसे पहले आएगी। तो मुझे लिखना है रेनी। अगर रेनी अगर 50 से ज्यादा नहीं हो तो फिर मैं एल्स, एल्स की वैल्यू लास्ट में आती है, नॉट रेनी। ठीक है, और मैं इसको एक वेरिएबल में दे दूंगा, वेरिएबल का क्या नाम लिया है, इज रेनी। कुल मिला के हम एक नया कॉलम बना रहे हैं, ये ऑपरेशंस हैं। ये एक नया कॉलम बन जाएगा, और मैं इसका हेड चेक करूँ दोबारा से डेटा पे, तो देखो ये एक कॉलम बन के आएगा जिसमें बताएगा रेनी है या नॉट रेनी। ठीक है, तो अभी तक हमने दो ऑपरेशंस पढ़े। सबसे पहला डेटा को कैसे फिल्टर करते हैं, सेकंड अगर हमें कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मैं उस डेटा को, इसमें क्या है आगे, अब आता है ग्रुपिंग एंड एग्रीगेटिंग फंक्शंस।
ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप किस पे कर सकते हैं? ग्रुप हम किसी एग्रीगेशन फंक्शन पे कर सकते हैं। ग्रुप का मतलब होता है कि एक सारी चीजों को एक साथ रखना, एंड जो उनकी वैल्यूज आए उनको किसी एग्रीगेशन फंक्शन लगा के एक सिंगल वैल्यू निकाल के लाना। जैसे मान लो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं हर क्लास में मैं नंबर के उसके सब्जेक्ट के बेसिस पर ग्रुप करना, उनके नंबर देना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट 3 है, इंग्लिश मैथ्स और हिंदी। ठीक है? तो अगर मैं सब्जेक्ट के बेसिस पे एवरेज चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे के सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, तो मैं सबसे पहले ग्रुप करूंगा, सब्जेक्ट पे सारी वैल्यूज को सम करूंगा हर एक स्टूडेंट्स की, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा। देन मुझे एवरेज पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि इंग्लिश में ये एवरेज मार्क्स हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का। तो उसको ग्रुपिंग को हम डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं। अब ये फाइंड द लोकेशन विच रिसीव द मोस्ट अमाउंट ऑफ रेन इन द गिवन डेटा। इन दिस प्लेस सर्टेन प्रोफेशनल ऑफर्स कैन बी पुट इन द सी ऑफ टेल। ठीक है, तो ये हेड टेल। अब देखो ग्रुप बाय कैसे करते हैं। सबसे पहले डेटा, जो हमारा डेटा रहेगा, डेटा फ्रेम जो हमारा रहेगा, डेटा डॉट ग्रुप बाय। अब मुझे किस पे ग्रुप करना है? बाय। मैं लोकेशन के बेस पे देखना चाहता हूँ कि मेरी हर एक लोकेशन पे ऑन एन एवरेज कितना रेनफॉल हुआ है, तो मैं लोकेशन। अब ये एवरेज कर दिया, मैंने ग्रुप कर दिया, लेकिन ग्रुप किस बेसिस पे करूँ? कोई एग्रीगेट फंक्शन तो होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मीन। सम करना हो सम, मैक्स करना हो, मिनिमम करना हो, काउंट करना हो, ये सारे यहाँ से कर सकते हैं ग्रुप बाय पे। जैसे कि हमने मीन करा, तो देखो ये मेरा एडलेड है। एडलेड में मेरे जो हर ये जो है, ये सारी वैल्यूज मिनिमम होंगी, ये सारी वैल्यूज का जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगी उन सब का एवरेज होगा। सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यूज का एवरेज होगा। अब मान लो मुझे स्पेसिफिक कॉलम सर्च करना है कि मैक्स टेम्परेचर सर्च करना चाहता हूँ मैं। सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर, अभी तो क्या है सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए। तो ग्रुप बाय के बाद हम ब्रैकेट लगा के उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, मैक्स टेम्प, उसके बाद मीन। तो ये सिर्फ मुझे मैक्स टेम्प का एवरेज वैल्यूज देगा। अब मान लो मैक्स टाइम नहीं, मुझे और भी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मान लो मिन टेम्परेचर भी देखना है, तो मैं ब्रैकेट में इसमें इस लिस्ट में एक और टेम्परेचर वो वैल्यूज भी दे दूंगा। तो ये सिर्फ दोनों वैल्यूज का देगा। मैक्स टेम्परेचर ये है, मिनिमम टेम्परेचर ये है। कोई डाउट उसमें किसी को? अब मान लो कि मुझे दो दो वैल्यूज पे वो करना है। पहले जैसे लोकेशन है, ठीक है। अब मान लो कि दो वैल्यूज की लोकेशन सेम है, लेकिन विंड गेस्ट डायरेक्शन जो है वो अलग है, तो उन दोनों पे ग्रुप बाय करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे ग्रुप बाय कर रहे हैं उसमें ही डाल दूंगा उस वैल्यू को, उसी लिस्ट में। तो ये अब देखो एडलीड में ई पर मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहा है और मिनिमम टेम्परेचर ये रहा है। फिर एडलीड में ई एन ई पे मैक्सिमम टेम्परेचर ये रहा है, मिनिमम टेम्परेचर ये रहा है। तो ऐसे ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं। और एग्रीगेट फंक्शन कुछ भी हो सकता है, सम ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, मिन ले लो, काउंट, यूनिक वैल्यूज, सॉरी यूनिक नहीं चलेगा। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट यूनिक, यूनिक नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट ग्रुप बाय में?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी से पूछी जा सकती हैं। कल को कोई आके बोलने लगे कि भाई मेरी तुम्हें एक डेटा दिया, तुम्हें सेल्स दिया, ठीक है, तो बोलने लगा कि भाई मेरे इंडिया में बहुत सारी सिटीज में उसका ऑपरेशन है, बोलने लगा इंडिया में उत्तर प्रदेश में मेरी कितनी सेल्स हुई है, एवरेज सेल कितनी हुई है, तो तुम डायरेक्ट ग्रुप बाई लगाओ किस पे, कंट्री एंड स्टेट पे, एंड देन सेल्स पे वो कर दोगे, तो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी भाई मेरे इस पे ये सिलेक्शन हुआ है, तो तुम डायरेक्ट चेक करके बता सकते हो। कोई डाउट किसी को ग्रुप बाय पे? सर हम्म हम जो ये ग्रुपिंग करते हैं ये किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, या फिर हम इसमें खुद की मर्जी से कंडीशंस इम्पोज करके भी ग्रुप कर सकते हैं? जैसे हमने इसके पहले किया था कि अगर रेनफॉल जो है वो 30 से कम है, या फिर सनशाइन जो है वो 4 से ज्यादा है, तो हम वो वाले कंडीशंस के बेसिस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, देखो हमें क्या लास्ट में डेटा फ्रेम पे ग्रुपिंग कर रहे हैं हम, जो हम अपना ग्रुप बाय फंक्शन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं डेटा फ्रेम पे। तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन में मल्टीपल कंडीशन ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ ये देखो, कंडीशंस थी हमारी, ठीक है, कंट्रोल सी। तो एक साथ मल्टीपल कंडीशंस को कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस को, जैसे ग्रुप बाय। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ग्रुप बाय सिर्फ पूरे डेटा फ्रेम पे। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले उस जो हमें वैल्यूज चाहिए उसका सिलेक्शन कर लिया मैंने, तो एंड लास्ट ये आएगा तो एक डेटा फ्रेम ही ना, एक डेटा फ्रेम ही है ना, यस सर। ठीक है। अब मैं इस डेटा फ्रेम पे ग्रुप बाय लगा रहा हूं, ये वाली कंडीशंस, ठीक। वैलिड सिंटैक्स कहां पे होगा, ओके डॉट ग्रुप बाय, ठीक, ये एंड लास्ट मुझे वही रिजल्ट देगा। तो एक साथ मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया, पहले हमने सिलेक्शन किया डेटा फ्रेम का, फिर उस पर ग्रुप बाय किया है। ओके सर। या किसी को और कोई डाउट? देखो एक बात समझो, ये जो ग्रुप बाय है हम किस पे लगा रहे हैं, हम डेटा फ्रेम पे लगा रहे हैं। अब डेटा फ्रेम मेरा पहले जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है ये सिर्फ डेटा फ्रेम आनी चाहिए, डेटा फ्रेम हो या सीरीज हो। तो पहले मैं कुछ भी ऑपरेशन करूं, मेरा एंड लास्ट जो ये ऑपरेशन है ये डेटा फ्रेम आना चाहिए, देन मैं ग्रुप बाय यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली। कोई डाउट किसी को और? सॉर्ट वैल्यूज हम देख चुके हैं कि हम वैल्यूज के बेसिस पे कैसे सॉर्ट करते हैं, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सॉर्ट वैल्यूज में अगर असेंडिंग को फॉल्स कर देंगे तो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। ग्रुप बाय हम देख चुके हैं। Grouping, okay. Sometimes feeling cold is more than about low temperature. A windy day can make you cold. A factor called that chill factor can be used to identify the cold based on the wind speed and temperature. The formula for the chilling factor is given by ये, ठीक है, ये chilling factor है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जो फीलिंग कोल्ड इज मोर देन अबाउट लो, अगर लो टेम्परेचर है तो फिर कभी कभी हमें क्या होता है कि भाई हवा चल रही है तेज तो भी ठंड लगती है, कोल्ड होता है। तो चिलिंग फैक्टर एक वैल्यू है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि टेम्परेचर कैसा, मतलब डे कैसा है, ठंडा है या गर्म है, तो उसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि वेलोसिटी है जो विंड गैस स्पीड है और मिनिमम टेम्परेचर करके ये चिलिंग फैक्टर निकाला गया है, ठीक है।
ये फ्रॉम मैथ एक लाइब्रेरी है जिसमें SQRT स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है। डायरेक्ट फंक्शन यूज किया है, वेलोसिटी को उसमें डाला है, तो इसका स्क्वायर रूट देगा, मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस वेलोसिटी प्लस 10.5 इंटू 30 माइनस मिनिमम टेम्परेचर, एंड देन एक WCI का एक कॉलम बनाया है, डॉट डेटा डॉट अप्लाई WCI एक्सिस इक्वल टू 1, यानी कि कॉलम बनाना है। कभी भी ना, कभी भी काम करो ना, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले बताया था कि डॉट अप्लाई, इन चीजों में क्या होता है कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हर किसी को एक आर्ग्यूमेंट याद नहीं रहता। अगर तुम इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाओगे, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही नहीं मेथड है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स चेक करा, हमेशा चेक कराओ कि आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से लेता है। जैसे इसमें ये एक फंक्शन लेता है, कन्वर्टर, डेटा टाइप और आर्ग्यूमेंट्स। ये फंक्शन अप्लाई टेक ए फंक्शन एंड अप्लाई इट टू ऑल वैल्यूज ऑफ पेंडा सीरीज पे अप्लाई होता है। कन्वर्ट डेटा टाइप एज द पर द फंक्शंस ऑपरेशन, जैसे ही जैसे ऑपरेशन फंक्शन होगा, यानी कि मान लो अगर फंक्शन ने वो दिया, फ्लोट वैल्यू दिया, तो फ्लोट वैल्यू में चेंज कर देगा ये। तो कभी भी जब भी कोई भी फंक्शन वगैरह अप्लाई करो ना, तो तुम एक बार ना उसके ना अंदर जाके आर्ग्यूमेंट्स चेक किया करो कि आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से, और उसके बारे में पढ़ा करो। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज आर्ग्यूमेंट बेसिस पे हो जाएंगी, हमें आगे नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम हेडर को पहले वो कर रहे थे, जैसे हम रीड CSV करते तो हेडर को पहले इंडेक्स को हम अलग से बना रहे थे, तो उसके CSV ही फंक्शन में बहुत सारी वैल्यूज थी, अगर हम उनको सेट करें तो अच्छी तरह से हम एक ही उसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो जब भी कोई कंडीशन आए तो सबसे पहले फंक्शन चेक करो कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, अब आता है मर्जिंग डेटा फ्रेम्स। मर्जिंग का मतलब क्या होता है? अब मान लो तुम्हें 3 डेटा फ्रेम मिले, मतलब तुम्हें एक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, और एक कंपनी में मिला स्टूडेंट्स, सॉरी एम्प्लॉयज का डेटा है, दूसरा एम्प्लॉय की सैलरी डिपार्टमेंट का डेटा है, और तीसरा एम्प्लॉय की सैलरी का डेटा है। लेकिन तीनों डेटा फ्रेम अलग अलग है, तीनों डेटा अलग अलग है, लेकिन मुझे डेटा फ्रेम एक ही जगह काम करना है। मान लो कि मुझे एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है, तो एम्प्लॉय की सैलरी कहाँ है? वो एम्प्लॉय सैलरी डेटा उसमें है, डेटा फ्रेम में है। लेकिन इन दोनों का कोई लिंक ही नहीं है, तो मैं कैसे लिंक करूं उनको? तो उनके लिए हम यूज करते हैं मर्जिंग, क्योंकि हम डेटा फ्रेम्स को कैसे मर्ज करते हैं। ये मर्जिंग का ऑपरेशन जब तुम एसक्यूएल पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे 1 तारीख से एसक्यूएल स्टार्ट हो रही है तुम लोगों की यहाँ। हेलो हेलो, यस सर। तो देखो मर्जिंग डेटा फ्रेम, द जॉइन कमांड इज यूज टू कंबाइन डेटा फ्रेम। Unlike HStack and VStack, the join command work by using a key to combine the data frame। देखो पहले क्या हो रहा था कि हम हॉरिजॉन्टल स्टैक और वी स्टैक यूज करते थे, मतलब हॉरिजॉन्टली डेटा फ्रेम को अगर अगर हम 2 डेटा फ्रेम है तो उनको स्टैक कर रहे थे, एक के सामने एक वैल्यूज को ला रहे थे, या फिर उसके नीचे अगर कॉलम नेम सेम था तो उनके नीचे वैल्यूज को ला रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब मर्जिंग में क्या होता है कि हम डेटा फ्रेम्स को की पे ज्वाइन करते हैं, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, प्राइमरी का कंपोज की बोलते हैं, मतलब बहुत सारे 3-4 टाइप के कीज होते हैं, उनके बेसिस पे हम ज्वाइन करते हैं। अब कैसे ज्वाइन करते हैं देखते हैं। देखो फॉर एग्जांपल द टोटल टी फॉर द न्यू कास्टल स्टोर फॉर द मंथ ऑफ जून 11 इज गिवन इन द फाइल नेम। जो सेल्स है, जो जून की सेल है, टी की सेल इसमें दे रखी है। ठीक है, रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड ज्वाइन इट टू द वेदर। देखो सेल्स का डेटा इस डेटा फ्रेम में है, और जो वेदर का डेटा वेदर डेटा फ्रेम में। तो हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने सेल्स डेटा को रीड किया, देन डे के बेसिस पे डे ऑफ मंथ निकाल लिया, फिर उन्होंने फिल्टर किया द फिल्टर द सेल्स डेटा फ्रॉम द रिलेवेंट लोकेशन। हमारी न्यू कास्टल होनी चाहिए, एंड ईयर हमारा 2011 होना चाहिए, और मंथ हमारा 6 होना चाहिए, यानी कि 6 जून हो गया ना, जून का डेटा हमने निकाल लिया। अब मर्ज कैसे करेंगे? हर एक डे की सेल निकालनी है हमें।
तो सबसे पहला जिससे हमें ज्वाइन कराना है, उन्होंने क्या किया, अच्छा ठीक है, सेल्स डेटा ये है, जून सेल का पूरा सेल्स का डेटा है और ये सिर्फ उसका डेटा है। हम्म, नहीं हम ऐसे नहीं करते, हम पोस्ट को करते हैं, जो हमारा डेटा फ्रेम था, डेटा, ये हमारा डेटा था, ठीक है, हम ज्वाइन करेंगे डेट कॉलम पे हर एक सेल्स की, ठीक है। तो हमारा सेल्स का डेटा क्या है, सेल्स का डेटा ये है, ठीक है। सेल्स में भी एक कॉलम है डेट, इसमें टाइप मिसमैच की एरर आ सकती है कि इसका डेटा फ्रेम का टाइप क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना डेट, इसमें तो हमें सबसे पहले इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट टाइम में। डेट टाइम इंडेक्स का क्या था, ठीक है, अब इसका हम अगर वो चेक करें डेटा टाइप, तो डेट टाइम में हो गया, और इसका हेड चेक करें तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अब हम इन दोनों डेटा को कंबाइन मर्ज करेंगे, तो जिस पे जैसे मर्ज करते हैं, सबसे पहले जिस पे मर्ज करना है, तो मुझे डेटा पे मर्ज करना है, किसको, सेल्स को, कॉमा किस पे करना है, ऑन, हमें करना है, इसका अगर मैं वो देखूं, इसमें ऑन लेफ्ट होता है, ऑन राइट होता है, देखो पहले जो वैल्यूज है जिस पे मर्ज करना है, फिर लेफ्ट वैल्यू, राइट, हाउ। ज्वाइन करने के 3 से 4 तरीके होते हैं, एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है राइट ज्वाइन। अभी हम सिर्फ इनर ज्वाइन पे करते हैं, ठीक है, ये समझो बाय डिफॉल्ट ये इनर ज्वाइन है, लेफ्ट ऑन राइट ऑन। तो लेफ्ट टेबल कौन सी है मेरी, डेटा, डेटा वाली क्या है मेरी, लेफ्ट टेबल। तो इसके लेफ्ट डेट पे इससे ज्वाइन करना है मुझे, राइट ऑन, राइट के डेट से ज्वाइन करना है। You are trying to merge on object and date time columns. If you wish to proceed, you should use pd.conf. क्या ड्रामा है इसका, कॉन्कैट करें, मर्जी हो गई।
ये इसको ले नहीं रहा, इसका एक मिनट। तो डेट टाइम ऑब्जेक्ट को वो नहीं कर रहा, ज्वाइन नहीं कर रहा, इसको देखते हैं। बाकी आइडिया तो यही है, इसमें क्या होता है, डेट पे ज्वाइन करके देखते हैं, डे ऑफ मंथ पे ज्वाइन करते हैं। हमने क्या लिया था, डे ऑफ मंथ है ना। हाँ। ठीक है, ये ऐसे ज्वाइन करेगा, मतलब क्या होगा, जो पहले वाले की कॉलम है सारे, ये यहाँ तक पहले वाले की कॉलम है, उसके साइड बाय साइड सेकंड वाले की कॉलम आ जाएंगे। लेकिन ये वर्क कैसे करता है, किसी को कोई आइडिया है ज्वाइंस का? जस्ट ए मिनट में एक बार माउस लेके आता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे ज्वाइन हो। देखो ज्वाइंस कैसे परफॉर्म होते हैं। मान लो ये एक टेबल है, ये हमारी टेबल है, इसमें एक कॉलम है आईडी, और ये एक नेम है, ठीक है। तो आईडी होंगी 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, नेम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा कॉलम है, दूसरी टेबल है, यानी कि डेटा फ्रेम समझो, डेटा फ्रेम एक टेबल ही तो है, इसमें भी आईडीज हैं, ये आईडी कॉलम है, और इसमें मान लो क्लास है, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन आया कि मुझे नेम, यानी कि नेम की कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग डेटा फ्रेम है, तो मैं इनको कैसे कंबाइन करूँ, तो मैं यूज करूंगा जॉइंस, यानी कि मर्ज यूज करूंगा। और मर्ज किस बेसिस पे होगा, मान लो कि ये सीक्वेंस में नहीं है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 9 है, एंड ऑल, ठीक है। तो दो मेरे कॉमन कॉलम कौन से हैं, ये दोनों मेरे कॉलम्स हैं, कॉमन है, तो मैं इसके बेसिस पे ज्वाइन कर दूं जो हम यूज कर रहे हैं ना, लेफ्ट ऑन और राइट ऑन। यानी कि लेफ्ट वाले कॉलम से मैं डे ऑफ मंथ ले रहा हूँ, और राइट वाले कॉलम से डे ऑफ मंथ ले रहा हूँ। यानी कि सेम क्या होगा मेरा, कि जो मेरा राइट लेफ्ट वाला जो ये है, जो लेफ्ट वाला इसका आईडी ले रहा हूँ, और इसका आईडी ले रहा हूँ, इन पे ज्वाइंस कर रहा हूँ। तो क्या होगा बैक एंड में, हम कर रहे हैं इनर ज्वाइंस। इनर ज्वाइंस में क्या होता है, सेट थ्योरी तो पढ़ी होगी आपने, जो हमारा कॉमन होता है, यानी कि जो दोनों में है, ये वाला एरिया पोर्शन, ये वाला लेके आते हैं। मान लो कि 1 आईडी इस टेबल में है ही नहीं, 2 आईडी है, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू मिलेगी, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी, 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगी। तो मेरे इनर जॉइन में जो लास्ट वैल्यूज बन के आएंगे मेरे डेटा फ्रेम में, वो आएंगे 2 3
4 और इनके नेम्स और इसके 2 3 4 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास। तो जो कॉमन थी दोनों में सिर्फ वही वैल्यू मेरे पास आई है, बाकी जो भी अदर वैल्यूज थी वो नहीं आई है मेरी, जैसे कि 1 मेरे मुझे नहीं मिला है और 9 मुझे नहीं मिला है। तो इनर जॉइन में होता है ये। तो जब हम बाय डिफॉल्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये क्या देता है, हमें इनर जॉइन देता है। तो हमने डे ऑफ मंथ, जिसका डे ऑफ मंथ दूसरे डे ऑफ मंथ से मिला होगा, तो वहां पे ये ज्वाइन हुआ है। तो उसके सारे कॉलम्स आ गए, इस टेबल के सारे कॉलम्स आ गए और इस टेबल के सारे कॉलम्स आ गए। अब मान लो कि दोनों के टेबल्स के नेम सेम है, जैसे इसका आईडी था, इसका भी आईडी था, लेकिन मैं डिफरेंशिएट कैसे करूँ, कौन से टेबल से आ रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जैसे इसने डेट एक्स दे दिया, तो ये लेफ्ट वाली टेबल को डेट एक्स मान रहा है और राइट वाली टेबल को वाई मान रहा है। इसमें डेट कॉलम नहीं था क्या, डेट वाई है, तो ये इसको डेट वाई मान रहा है। तो लेफ्ट वाली को एक्स मान रहा है और डेट वाली को वाई मानना है। लेकिन अगर मुझे इसमें अलग से नेम देना है तो मैं ये वाली चीज यूज कर सकता हूं इसमें, सफिक्स। बाय डिफॉल्ट सफिक्स क्या है, -x। तो क्या हो रहा है कि मेरे कॉलम के बाद अंडरस्कोर एक्स अपने आप लग के आ रहा है लेफ्ट वाले में, और राइट वाले में क्या लग के आ रहा है, -y। ये तो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है लग के। तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ, सफिक्स में जो तुम वैल्यू देना चाहो वो दे सकते हो उसमें। इसमें कोई डाउट किसी को? सर हम्म सर जब हमने ये दोनों डेटा फ्रेम्स को मर्ज किया तो हम्म, हमने वो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस पे मर्ज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो दोनों ही डेटा फ्रेम्स के कॉलम दिखा रहा है वो डेट वाले, और हाँ वो दोनों तो टेक्निकली सेम होने चाहिए ना, क्योंकि हम कॉमन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग ही उसको मर्ज कर रहे हैं। हाँ, देखो मैंने क्या बोला, जब हमारा नया ये क्या है लास्ट में, ये क्या है, एक नया डेटा फ्रेम बन के आ रहा है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये डेट एक्स और डेट एक्स वाई सफिक्स अपने टाइप से अपनी तरफ से देता है बाय डिफॉल्ट। मतलब सर मेरा मतलब ये है कि ये दोनों कॉलम्स जो आई डेट अंडरस्कोर एक्स और डेट अंडरस्कोर वाई, ये दोनों तो सेम ही कॉलम्स होनी चाहिए ना, नहीं नहीं, सेम नहीं, क्यों सेम क्यों होंगे? क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट्स को ही तो मर्ज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर रहे कि उसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वहां पे, जैसे आपने जो जैम बोर्ड पे समझाया था, हम्म 2 3 और 4 वैल्यूज थी जहाँ पे, तो हम्म हमने पहले वाले टेबल से भी 2 3 4 लिया था और सेकंड वाले टेबल से भी 2 3 4 लिया था। हम्म। तो ये वाली तो जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मर्ज कर रहे हैं, ये दोनों कॉलम्स तो सेम हो गई ना। हाँ तो देखो ना, इसका जो डे ऑफ मंथ है ये सिर्फ लेफ्ट वाली का रखा है, राइट वाली को उसने कंसीडर ही नहीं किया है। उसने सिर्फ एक ही कॉलम को रखा है, डे ऑफ मंथ सिर्फ लेफ्ट वाले को, राइट वाले को उसने लिया ही नहीं। राइट वाले में से सिर्फ उसने डेट एक्स वाई और टी सेल्स लिया है। तो जिस पे मर्ज करते हैं उसकी सिर्फ एक वैल्यू लेता है वो, क्योंकि दोनों का नेम सेम। अगर दोनों का नेम डिफरेंट होगा, मान लो कि इस केस में डे ऑफ मंथ ना होके खाली मंथ होता और डे होता, ये सिर्फ डे होता और ये डे ऑफ मंथ होता, तो है तो सेम चीज दोनों, लेकिन फिर दोनों में डिफरेंशिएट होता तो दोनों वैल्यूज को रखता फिर ये। अच्छा सर समझ गई, ठीक ठीक है। है, यस अब सेम ऐसे ही होता है, ये तो इनर जॉइन हो गया। इनर जॉइन समझ में आ गया ना क्या होता है, कैसे वर्क करता है? यस सर। हाँ। अब सेम होता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट जैसे हमारी टेबल थी ये, आईडी और नेम 1 2 3 4, ठीक है। और सेम वही क्या वो थी 2 3 5 9। तो लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट की सारी वैल्यूज लेता है, जैसे हमने सेट थ्योरम, तुमने सब सेट थ्योरम पढ़ा होगा कि लेफ्ट में सारी वैल्यूज और कॉमन वैल्यूज फ्रॉम राइट। तो लेफ्ट में हमारी सारी सारी जिन पे हम मर्ज कर रहे हैं उन पे, तो आईडीज पे मर्ज करेंगे तो आईडी इसकी सारी आएंगे 2 3 4 और इसके सारे नेम आएंगे जो भी नेम रहे होंगे। अब लेफ्ट राइट वाली टेबल से कौन सा मैच हो रहा है, 2 से 2 मैच हो रहा है और 3 से 3 मैच हो रहा है। तो ये 2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी आईडी आएगी और इसका क्लास आ जाएगी, 3 की कॉरस्पॉन्डिंग ये आ जाएगी। अब जहां पे मैच नहीं होता है वहां पे आती है नल वैल्यू NA, जिसे हम नल वैल्यूज बोलते हैं।
कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक। राइट जॉइन में सेम इसका उल्टा होता है। राइट जॉइन में क्या होगा? राइट जॉइन में हम राइट वाली सारी वैल्यूज लेते हैं और कॉमन वैल्यूज, और जो मैच नहीं होती उनके कॉरस्पॉन्डिंग नल वैल्यूज आ जाती है। लेकिन हमें क्या है, हमें ध्यान से मैच करना होता है, क्योंकि हमारा क्या वो होता है, जब ज्वाइन करें ना तो हमारी जो की हो जिसपे हम ज्वाइन कर रहे हैं वो शुड बी डिफरेंट। मतलब जो कॉम्बिनेशन बन के, अब मान लो एक केस में ऐसा लेता हूं कि ये है, ये आईडी है और ये वैल्यूज है 1 1 0 1। नहीं ये नहीं, ये केस नहीं लेते। ये आईडी है 1 2 3 4 और ये नेम है कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब मान लो ये एक टेबल है जिसमें आईडी है और सब्जेक्ट है, कि एक स्टूडेंट ने जिस सब्जेक्ट में एनरोल किया है। तो एक स्टूडेंट में भी मल्टीपल सब्जेक्ट में एनरोल कर सकता है ना। तो मान लो 2 ने इंग्लिश में भी किया है, 2 ने मैथ्स में भी किया है, देन 3 5। ठीक है, अब इस केस में इनर जॉइन कैसे लगेगा? सेम चीज, कॉमन वैल्यूज। तो इनर वैल्यूज पहले हमारा 2 मैच हो रहा है। ठीक है, तो 2 जो है इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा, तो मेरी कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जो दो वैल्यूज आएंगी वो 2 बनेंगी, नेम 2 इंग्लिश और 2 नेम 2 मैथ्स। और मेरा मैच ही नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये मेरी 2 वैल्यूज आएंगी। तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग जो मैच होता है ना उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक रो बनती है। सेम लेफ्ट जॉइन में होगा, सेम राइट जॉइन में होगा। और ये इंटरव्यू का सबसे फेमस क्वेश्चन है, जब भी कभी एसक्यूएल का इंटरव्यू देने जाओगे ना, क्योंकि एसक्यूएल में सिर्फ जॉइन चलते हैं। वहां पे क्या होती है, डेटाबेसेस टेबल्स होती हैं, उनके बेसिस ये सारा ऑपरेशन जो तुम यहाँ कर रहे हो ना, ये सारे ये जो एनालिसिस है वो सिर्फ एसक्यूएल में होती है। सेम पाइथन में कर लो या उसमें कर लो, एसक्यूएल में, दोनों सेम चीज है। और सेम ही कीवर्ड्स यूज होंगे, ग्रुप बाय, सेलेक्ट, ये सारी चीजें वहां पे सेम यूज होंगी, एग्रीगेशन फंक्शन, सारी चीजें वहां पे होंगी। और ये टेबल्स वाला ही फंडा चलता है वहां भी। तो हमें देखना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है कि मुझे कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलते हैं, एक सिंगल वैल्यू चाहिए होती है लेकिन मुझे मल्टीपल रोज होती है, मेरी वैल्यू डुप्लीकेट्स हो जाती हैं। तो उस केस में हमें जो देखना पड़ता है कि हमें किस पे ज्वाइन करना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो मर्ज ऑपरेशन में यही होता है कि ज्वाइन कैसे करें। बाकी इसका तुम अगर देखो, ये इसके आर्गुमेंट्स देखोगे, इसमें देखता है हाउ हाउ मतलब अभी तो बाय डिफॉल्ट इनर है, चेंज कर सकते हो लेफ्ट राइट में। ठीक है, ऑन नन कर रखा है, ऑन किस पे ज्वाइन करना। अगर मान लो कि दोनों के कॉलमों में नेम सेम है तो सिर्फ एक का नाम दे दो ऑन, सिर्फ एक ही कॉलम का नाम दे। जैसे हमारे ये दोनों सेम थे तो हम सिर्फ मैं यहाँ पे राइट ऑन लेफ्ट ऑन करके छोड़ के सिर्फ ऑन दे देता, तो उसी पे उसके नेम को सर्च करता वो और सिर्फ उसी पे वैल्यूज दे देता। ठीक, देन अगला क्या है, लेफ्ट इंडेक्स राइट इंडेक्स सॉर्ट वैल्यू। सॉर्ट मतलब कि ज्वाइन करने के बाद वैल्यू सॉर्ट करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीजें तुम इसको पढ़ोगे, इसकी सब कुछ लिखा होता है। कोई डाउट इसमें? टाइप्स ऑफ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन का मतलब होता है सारे ज्वाइंस, मतलब सारी कॉलम सबसे ज्वाइन होंगी, जो ज्वाइन है वो भी नहीं। इनर बता दिया, लेफ्ट बता दिया। फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन कैसे होता है, फुल ज्वाइंस में सारे आते हैं। जैसे कि 1 है, 1 मैच नहीं हुआ तो 1 के आगे नल आ जाएगा। फिर 2, 2 से 2 मैच हुआ, ये 2 वैल्यूज बन गई। फिर 3 नल कुछ मैच नहीं हुआ, 4 कुछ मैच नहीं हुआ, फिर 5 के लिए बनेगा, ये यहाँ पे 5 आएगा।
लेफ्ट वाली कॉलम में इसको ऐसे भी बताता हूँ। जैसे फर्स्ट का कुछ नहीं मिला तो नल, सेकंड के 2 वैल्यूज मिली, जो भी वैल्यूज मिली 2 वो, 3 का कुछ मैच नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब इस टेबल की तो सारी वैल्यूज खत्म होगी, अब इस टेबल की बची थी तो 5 यहाँ पे आएगा और इस पे कुछ नहीं मिला नल, 6 पे कुछ नहीं मिला नल। तो ऐसे वैल्यूज फुल ज्वाइन होता है। तो इसमें ए क्रॉस बी नंबर ऑफ रोज बनती हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इंटरव्यू का सबसे फेमस क्वेश्चन ये होता है कि हमें क्या दे देता है, एक टेबल दी जाती है जिसमें आईडी होती है 1 1 1 0 1, फिर दूसरी टेबल दी जाती है बी जिसमें 0 0 1 3, और पूछा सॉरी ये 3 नहीं, ये 1 ही होगा। वन, और पूछा जाता है कि इनर जॉइन में कितनी कितनी रोज होंगी, लेफ्ट जॉइन में कितनी रोज होंगी, राइट जॉइन में कितनी रोज होंगी, और फुल जॉइन में कितनी रोज होंगी। तो देखो इनर में कितनी बनेंगी, 1 2 3, 3 कितनों से मैच होगा, 2 से, 3 2 सॉरी 1 2 3 4, 4 हर एक 1 हर एक 2 से ज्वाइन होगा। तो यानी कि 4 हर बार 2 से ज्वाइन होगा, 4 इंटू 2 इट्स 8। तो 8 रोज जो बनेंगी वो इनर जॉइन में बनेंगी, लेकिन 0 भी मैच होगा, फिर 0 भी 2 से मैच होगा तो +2, तो यानी कि 10 रोज इनर जॉइन में बनेंगी। फिर आता है लेफ्ट जॉइन, ये तो मैच हो ही रहा है और ये सारे मैच हो रहे हैं, तो 10 रोज ही लेफ्ट जॉइन में बनेंगी। राइट जॉइन पहला वाला 2 से मैच होगा, सॉरी 1 से मैच होगा, ये भी 1 से मैच होगा, तो 2 रोज तो किससे आएंगी, 0 से। इस 1 से कितनी रोज आएंगी, 4, और 4 रोज इससे आएंगी, इसमें भी 10 बनेंगी। और फुल जॉइन में कितना बनेगा, जितने नंबर ऑफ रोज इसमें है, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 इंटू 4, इसमें 20 रोज बनेंगी। किसी को कोई डाउट इसमें, जॉइंट्स में? क्योंकि ये चीज जब तुम एसक्यूएल पढ़ोगे, ये दोबारा पढ़ोगे ये चीजें, अगर तुम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ना तुम्हारे, तो आगे चल के बहुत फायदा मिलेगा इसका। क्योंकि पूरा एसक्यूएल कुछ नहीं है, एसक्यूएल सिर्फ जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए तुम पूरा एसक्यूएल कर लोगे। कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, अब आती है पिवट टेबल्स। सर हाँ सर यहाँ पे अभी जब आप पहले हम लोग ये ट्राई कर रहे थे, तब वहाँ पे एक एरर दिखा रहा था कि कॉन्कैटिनेट करके देखो इन दोनों चीजों को। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है कि 2 डेटा फ्रेम्स को मर्ज करने में और कॉन्कैटिनेट करने में? कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है एक को दूसरे से जोड़ना, एक हाँ। को दूसरे से जोड़ना। मर्ज का क्या मतलब होता है कि एक चीज को एक कॉमन चीज पे जोड़ना। नहीं समझ रहे? देखो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कि एक की वैल्यू दूसरे की साइड में लेके आना, ठीक है, चाहे वो कॉमन वैल्यूज हो ना हो। नंबर ऑफ वैल्यूज सेम है तो उसके सामने वैल्यूज ले आएगा, अगर सेम होंगी तो उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग रख देगा। लेकिन मर्ज में कंडीशन होती है कि हमेशा एक की होनी चाहिए जोड़ने के लिए, अगर की नहीं मिलेगी तुम नहीं जोड़ पाओगे दो चीजों को। एक कॉमन लिंक होना बहुत जरूरी है मर्ज में। अच्छा, ओके सर। अगर हमारे पास कोई कॉमन लिंक है और हम अगर फुल ज्वाइन कर रहे हैं, तो उससे तो शायद कॉन्कैटिनेट वाला रिजल्ट ही मिल जाएगा ना? मे बी। क्या सही सही कह रहे हो, उससे हमें कॉन्कैटिनेट वाला ही रिजल्ट मिलेगा। देखो कॉन्कैटिनेट और उसमें देखो मैं तुम्हें डिफरेंस, merge for combining data on combining common columns और indices, ठीक है।
और कॉनकैटिनेट फॉर कंबाइनिंग डेटा फ्रेम अक्रॉस रोज और कॉलम। आया डिफरेंस समझ में? कॉनकैटिनेट का मतलब हम एक कॉमन वैल्यूज पर मर्ज कर रहे हैं, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है या तो रोज, मतलब रोज कॉलम्स बढ़ा दो या रोज बढ़ा दो। हाँ सर, समझ आ गया। देन आता पिवट टेबल। पिवट टेबल जब तुम एक्सेल पढ़ोगे ना, एक्सेल तो आता होगा तुम लोगों को नहीं? अब मान लो किसी का क्वेश्चन आया कि भाई मुझे वैल्यूज देखनी है हर ईयर में, जैसे कि इसमें कि हर डेट पे हर लोकेशन पे मुझे हर डेट पे वैल्यूज देखनी है, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है। इसका इसका एग्जांपल लेके यहाँ से चलते हैं। हाँ, कि मुझे हर मंथ में हर लोकेशन पे वैल्यूज चाहिए, मतलब कौन सी वैल्यू चाहिए? मीन वैल्यूज चाहिए। अभी तक क्या कर रहे थे हम जो वो ग्रुप बाई कर रहे थे, ग्रुप बाई में कॉलम वाइज दे रहा था, लेकिन रिजल्ट अलग अलग दिखा रहा था। मान लो कि पहले उसको किस में दिखा था, रो वाइज दिखा रहा था, लेकिन मुझे हर एक कॉलम क्या मैं ऐसे चाहता हूँ कि जो मेरी वैल्यूज, जिसकी वैल्यूज चाह रहा हूँ मैं, मुझे हर मंथ की वैल्यूज चाहिए, तो वो मेरा कॉलम हो और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए वो वहां पे हो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आइडिया लगा सकूं, कंपेयर कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम पिवट टेबल यूज करते हैं। पिवट टेबल में क्या होता है, जो वैल्यूज पहले होता है कॉलम, मुझे कॉलम कौन सा देना है, जैसे कि मुझे मंथ पे वैल्यूज चेक देखनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हर मंथ, हर लोकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हर मंथ में वैल्यूज देखनी है। और क्या वैल्यू देखनी है? मीन, इसमें देखते हैं एग फंक्शन, मीन वैल्यूज देखनी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे देगा। जब देखोगे ना एनालिस्ट में ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ना पिवट टेबल यूज करते हैं एक्सेल में, तो हम ये वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। पिवट टेबल के बारे में एक बार यहाँ से पढ़ना, मैं ये शेयर करूंगा तो यहाँ से पढ़ना, ये यहाँ पे लिंक है इसका, पिवट टेबल का। क्रिएट ए स्प्रेडशीट, एग्रीगेटिंग वैल्यूज देता है कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉलम्स, इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग इस लोकेशन में क्या वैल्यूज है, ऑन एग्रीगेटिंग फंक्शन पे एक एग्रीगेशन फंक्शन लगाता है। कोई डाउट इसमें किसी को? हमने जो ऑपरेशंस पढ़े हैं अभी, हमने फिल्टरिंग देखा था, सिंगल और मल्टीपल कंडीशंस, न्यू कॉलम, लैम्डा फंक्शंस को यूज करके हम कैसे न्यू कॉलम जनरेट कर सकते हैं, ग्रुप बाय एंड एग्रीगेट फंक्शंस, पिवट टेबल एंड मर्जिंग एंड जॉइनिंग। कोई डाउट किसी को इसमें अभी तक? नो सर। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पेंडास ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ नहीं है, बस ये कंडीशन अप्लाई करके। मैंने तुम्हें एक वो भेजा था ना प्रोजेक्ट, मैंने तुम्हें एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास ना ये पड़े हुए हैं, क्या बोलते हैं, कोड, सॉरी, एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं, मैं तुम्हें डेटा सेट भेज दूंगा और एक्सरसाइज खुद परफॉर्म करके देखना। जैसे हम्म इसमें देखो सारी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और अपने आप परफॉर्म करना है इस पे। डेटा एनालिस्ट के तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि हाँ कैसे यूज कर सकते हैं उसको, जब प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ ये वाली शीट तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, इसका डेटा देखना पड़ेगा, डेटा किसमें है, मूवीज का डेटा कहाँ पे है? हाँ, मूवी डेटा है, मैं ना उसी फोल्डर में डाल देता हूँ ये दोनों चीजें।
ओके, ये प्रैक्टिस करना, मोस्ट ऑफ द पांडास कवर हो जाएगा तुम्हारा इसमें, थोड़ा सर्च करना, थोड़ा दिमाग मारना, ठीक है। ओके सर। और मैं नेक्स्ट वीक में अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा कि बीच में इस वीक में एक क्लास लेने की, जिसमें मैट प्लॉट लिव, मतलब एक क्लास का ही है मैट प्लॉट लिव, ज़्यादा का नहीं है। मैट प्लॉट लिव और थोड़ा बहुत सीबॉन देख लेंगे, देन जो प्रोजेक्ट मैंने दिया था उसको किसी एक क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं क्या सोच रहा था, उस प्रोजेक्ट को ना लेके कोई और दूसरा, तुम आपने मेरी गिटहब प्रोफाइल पे गए थे? सर जो प्रोजेक्ट आपने शेयर किया था वो वाला देखा था। देखा था, हाँ वो भी ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चंस टाइप के ही है ना। हाँ सर। मैंने एक प्रोजेक्ट एंड टू एंड किया था, मैं सोच रहा था उसको डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो तुम्हारे समझ में भी आएगा कि आखिर मशीन लर्निंग काम कैसे करती है पूरा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं देखता हूँ यूट्यूब को, कौन सा प्रोजेक्ट था वो। हाँ ये वाला, ये प्रोजेक्ट मैंने एंड टू एंड किया हुआ है, पूरा डिप्लॉय करके। जैसे हमारी ये वेबसाइट देख लो ना, ये कैसे डिप्लॉय हो रही है, मतलब कैसे काम कर रही है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर रखी है मैंने। तो इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत, मैं मशीन लर्निंग कोड में नहीं जाएंगे, मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको कि आखिर चीजें कैसे काम कर रही हैं। और इसको एक बार खुल लीजिए तो, एम्प्लॉय इटरेशन, ठीक है। एम्प्लॉय इटरेशन का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी है सर्च करती है कि भाई ये एम्प्लॉय मेरा छोड़ के जाएगा या नहीं कंपनी को, ठीक है। उसके उसके ऊपर प्रोजेक्ट था, तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई कि मेरा एम्प्लॉय जो जाएगा या नहीं जाएगा छोड़ के। ये ओपन ही नहीं हो रहा। तुम लोग एक काम करना, इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ से जाके डाउनलोड जिप फाइल डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको अनजिप कर लेना और किसी फोल्डर में रख लेना। फिर अगर तुम उससे खोलोगे ना, क्या बोलते हैं, एनाकोंडा से, नेविगेटर से, तो डायरेक्ट खुल जाएगा। कर लोगे या मैं करके दिखाऊं आप लोगों को? ट्राई कर लेंगे सर हम। हाँ ट्राई कर लेना एक बार, यहाँ पे डाउनलोड जिप करके इस पर राइट क्लिक करना, उस पर आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट फाइल को करके किसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना, वहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएंगी ये उसमें। फिर तुम एनाकोंडा में जाके वहां से ओपन कर लेना इसको, ये एक ही फोल्डर में आ जाएंगे। ये भी ओके सर। क्योंकि इसमें ना मैंने उसमें क्या था कि क्वेश्चन बेस्ड है, तो कहीं का लिंक कहीं पे हो रहा है, मैंने चेक किया था। तो अगर हम इसको करेंगे ना, इसमें ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक स्टेप बाय प्रोसेस है। वो बहुत टाइम पहले किया था, तो इसलिए एक बार ओपन हो जाए। बाकी मैट, अब तुम्हारा सिर्फ रह गया मैट प्लॉट लिब, जो विजुअलाइजेशन टूल है। देखो मैट प्लॉट लिब में क्या होता है, इसको इंपोर्ट करने का ये तरीका होता है, मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज ए पीएलटी, ठीक है। कोई भी नंपाई एरे, अगर मुझे कोई बार प्लॉट बनाना है, पीएलटी डॉट बार, एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू, देन सेम ये बना सकते हैं स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, लाइन प्लॉट विद डॉटेड, ये भी हो गया। एक सब प्लॉट्स की मतलब एक साथ सारे प्लॉट कैसे बना सकते हैं, या दैट्स इट। इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी ये ओपन हुआ कि नहीं? ना डाउनलोड करके एक बार ट्राई करना अपने आप से। ओके सर। डाउनलोड करके सिर्फ मतलब एक बार कोड को ट्राई करना, डेटा भी है, कोड भी है। बाकी
ये जो फाइल्स है ना इनको मत छेड़, ये इनको मत देखना तुम कि क्या है app.py, model.pk, requirement.txt, proc फाइल, टेम्पलेट्स, इनको मत देखना क्योंकि इसमें क्या है HTML कोड है सारा। सिर्फ ये तुम इस पे जाना IPython नोटबुक पे और इसको चेक करना, ठीक है। यस सर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ये किसी ने मैसेज किया था भाई, सर दिस इज द कैटेगोरिकल वर्ड, देन शुड बी हैव टू टेक द काउंट ऑफ दोज लोकेशंस। शाहरुखू किसमें मतलब सर वो उस टाइम मर्जिंग के टाइम पे एरर आया था ना वहाँ पे, तब उन्होंने लिखा था यहाँ पे, बट वो हो गया था फिर बाद में। हाँ वो डेट टाइम पे ना, डेट टाइम पे उसको मर्ज नहीं कर पा रहा था, डेट हमने उसका डेटा टाइप चेंज किया था ना, उसको कंसीडर नहीं कर रहा था। हाँ वो उससे पहले ही लिखा था उन्होंने वो डाउट। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।